हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 PYQs कराने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप 3 PYQs सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ साइंस का कंटेंट हम करेंगे। पेडागोजी का मैराथन मैं लेकर आ रही हूँ और उस मैराथन में हम सारे PYQs पेडागोजी के करेंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर हम 3 सेट करने वाले हैं, 3 अलग अलग पेपर्स, जैसे 10 जनवरी हो गया, 11 जनवरी हो गया और आपका ये जो रिसेंट पेपर अगस्त वाला हुआ था वो। तो ये 3 पेपर आज हम करने वाले हैं सॉल्व। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ उसका अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे उसकी चीज़ों की कि किस तरह से वो क्वेश्चन आया है, उससे आसपास की चीज़ें भी थोड़ी समझ लेंगे या उसकी वो जो ऑप्शन है तो वो क्यों है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर अभी भी किसी ने तैयारी नहीं करी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी तैयारी आपकी हो सके। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप CDP का कंटेंट करना चाहते हैं तैयार, तो CDP का कंटेंट आप पैडल लव करके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्लैश आ रहा है, आप उनका चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपकी CDP की प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही कथन को पढ़ना है और उसके विकल्प पर का चयन करना है। सही, आपको कथन सही पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहली बात क्या है, असर्शन, अभिकथन। पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं। इसका कारण दिया है, संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। मतलब पॉलिएस्टर क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर। तो ये बात सत्य है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे सारे, या पॉलिएस्टर हो गया, ये क्या है, कम पानी को सोखते हैं क्योंकि ये पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका असर्शन मतलब अभिकथन कि पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं और इसका कारण दोनों सत्य है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा कि A और R दोनों सत्य हैं और R की एक ही R सही व्याख्या करता है। अब समझ लेते हैं कि जो पॉलिएस्टर होते हैं, तो हमारा सिंथेटिक पॉलिएस्टर हो जाएगा आपका नायलॉन। तो नायलॉन आपका क्या हो जाता है, नायलॉन फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ये बात आप याद रखेंगे, चीज़ें आप समझते चलेंगे। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है कौन सा, नायलॉन। और आपका इसके साथ साथ होता है रेयॉन। रेयॉन क्या हो जाता है, रेयॉन भी आपका सिंथेटिक फाइबर है जो कि रिजेंबल, मतलब किसको रिजेंबल करता है, ये रिजेंबल करता है आपका, ध्यान देंगे, ये आपको रिजेंबल करता है सिल्क को। इसका मतलब रेयॉन जो है हमारा ये आर्टिफिशियल सिल्क है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रेयॉन से, आपसे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है कि जो रेयॉन है ये आपका वुड पल्प से बनता है। मतलब एक नेचुरल सोर्स से आपका आर्टिफिशियल एक आपका क्या बना, फाइबर बना। ठीक है, कौन सा, वुड पल्प के द्वारा यूज करा हुआ ये रेयॉन है, बना। ठीक है, और ये किसकी तरह रिजेंबल करता है, किसको, इसको रिजेंबल करता है, आर्टिफिशियल सिल्क को। सिल्क हमारा महंगा होता है इसलिए रेयॉन को बनाया गया। ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और नायलॉन का पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, जो नायलॉन होता है ये आपका पैराशूट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स। आपको सही ब्लैंक्स को फिल करना है। अब देख लेते हैं। द डैश इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एक रक्ताभ भूरे रंग की ग्रंथि है और जो उदर के ऊपर भाग में दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो आपको इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या हो जाता है, लिवर। हमने बार बार पढ़ा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है आपका, लिवर, यकृत, ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो आपका क्या हो गया, तो सबसे पहली बात है कि किसकी बात हो रही है, इसका मतलब ये आपकी लिवर की बात हो रही है, यकृत की बात हो रही है। ठीक है, इट सेक्रीट्स डैश दैट इज स्टोर्ड इन डैश। यह शरीर में वृहत्तम ग्रंथि है, यह स्रावित करती है जिसका भंडारण डैश में होता है। तो आपका ये क्या, कहाँ स्टोर होता है आपका ये आपका गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन पेनक्रियाज है, नहीं, आपका ये पेनक्रियाज है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 या 4 में से होगा। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए लिवर में ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड है और एब्डोमेन के राइट साइड में लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इट सेक्रीट्स, क्या सेक्रीट करती है, ये सेक्रीट करती है बाइल। ठीक है, ये सेक्रेट करती है क्या, पित्त। और पित्त का काम क्या होता है, ये आपके
फैट्स को क्या करता है, डिजॉल्व करता है या इमल्सिफाई करता है या आपके फैट्स को तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है किसको, फैट्स को। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा ये इसका आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये कहाँ पे स्टोर होता है, जाके गॉल ब्लैडर में, ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो गॉल ब्लैडर क्या हो गया, एक ऐसी जगह हो गई, पित्ताशय, जहाँ पर चीज़ आपकी क्या है, स्टोर हो रही है, बाइल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स। अब आपको वापस से वही करना है कि आपको सही जो ब्लैंक को फिल करना है। अब आप इसको करने से पहले मैं आपको एक रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से कि हमने दो तरह की क्रॉप्स हमने पढ़ी थी। एक हमारी खरीफ क्रॉप थी और दूसरी हमारी राबी क्रॉप थी। ध्यान से सुनते जाएंगे, आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। जिसने अभी भी तैयारी नहीं करी है और जिनकी तैयारी हो गई है उनका रिवाइज हो जाएगा। तो खरीफ क्रॉप के लिए मैंने आपको निमोनिक्स बताया था कि SRM यूनिवर्सिटी, जिसमें क्या करा, पीजी, और पीजी कौन कर रहे हैं, मिस्टर जेसी, ठीक है। SRM यूनिवर्सिटी में पीजी किया किसने, मिस्टर जेसी ने। अब ये खरीफ क्रॉप है, ख है, ख पहले आता है, रा बाद में आता है, ख पहले आता है, रा बाद में आता है। इसका मतलब खरीफ क्रॉप्स होती हैं, ये आपकी कब शो करी जाएंगी, ये आपकी जल्दी, मतलब ये आपकी रेनी सीजन क्रॉप्स हो गई। तो ये आपकी तो इनको जून जुलाई में इनको बोया जाता है और इनको काटा कब जाता है, सितंबर के आसपास इनको काट लिया जाता है। राबी क्रॉप में क्या हो जाएगा, ये आपकी अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में इनको काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एस से क्या हो जाएगा आपका, एस से आपका सोयाबीन हो जाएगा, आर से आपका रागी हो जाएगा, एम से आपका मिलेट्स हो जाएगा, पी से आपका पल्सेस हो जाएगा, ग्राउंड नट, मेज, राइस, जवार, कॉटन। आपको इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको कॉटन पूछते हैं, राइस जिसको पैडी बोलते हैं ये पूछते हैं, और साथ ही साथ आपको इसमें पल्सेस और मेज पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स इसके मेन याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं राबी क्रॉप की। तो राबी क्रॉप को आपको याद करने का तरीका क्या है, BOWL, बाउल, एक कटोरी है, कटोरी में खाना कौन खा रहे हैं, मिस्टर टॉम। तो बी से हो गया आपका बार्ले, बहुत बार पूछा गया है। आपका ओट्स हो गया, ओ से व्हीट हो गया, आपका साथ साथ लिनसीड हो गया, ठीक है। आप फिर इसके बाद टोमेटो, पोटैटो और मस्टर्ड। तो ये सब आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, टोमेटो, पोटैटो, मस्टर्ड। तो ये क्या हो गया, आपका राबी क्रॉप्स हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान देते हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में फसल में विविधता के बावजूद फसलों को दो बड़े स्वरूपों की पहचान की गई है। जो फसल नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं, आपको देखिए ध्यान से दीजिए, नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं, वे डैश कहलाती हैं। तो वे हमारी कौन सी हो जाएंगी क्रॉप्स, राबी क्रॉप, ठीक है। राबी हमारी 2 में दिया हुआ है, देखते हैं। इन फसलों के 2 उदाहरण हैं। अब राबी क्रॉप के मैंने क्या क्या उदाहरण बताए आपको। बाउल में कौन खाना खाता है, बाउल में खाना खाते हैं मिस्टर टॉम। तो बी से हो जाएगा आपका, आप देखिए इसमें क्या क्या है, व्हीट और मस्टर्ड देखना है हमें। तो व्हीट और मस्टर्ड क्या इसमें है, व्हीट है और मस्टर्ड भी है, तो सही बात है। मस्टर्ड का एम हो गया और डब्ल्यू का व्हीट हो गया। तो ये दोनों आपको यहाँ मिल गए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राइस आपका कौन सी क्रॉप है, राइस आपकी खरीफ क्रॉप है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा राइस से कंफ्यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आपको एक वेदर चार्ट दिया हुआ है और इस वेदर चार्ट में आपको ये देखना है कि इसमें टेम्परेचर के हिसाब से आपको जगह को खोजना है। तो आपको ना इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन आता है तो बहुत लॉजिकली मतलब ये समझना है, मतलब कुछ ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ह्यूमिड परसेंटेज करना है, डिग्री देखनी है, मतलब सिर्फ देखना टेम्परेचर किसका, एक अनुमान लगाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है जनवरी का, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है 18.8 डिग्री आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, और आपका न्यूनतम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर है 7.5। तो इस हिसाब से देख लेते हैं किसका ऐसी जगह हो सकती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर शिमला का, क्या जनवरी का ऐसा टेम्परेचर होता है, तो नहीं, बिल्कुल शिमला में बहुत ठंडी होती है, 0 में, माइनस में पारा चला जाता है। इसके हिसाब से आपका कोची में क्या ऐसा होता होगा, नहीं, कोची और चेन्नई में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका करनाल में आपका ये चीज़ हो सकती है, मतलब कि जनवरी में ऐसा क्लाइमेट और जुलाई के समय ऐसा क्लाइमेट, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको सही स्टेटमेंट को देखना है और उसका सही उत्तर का, सही रीजनिंग का चयन करना है। तो आपको क्या दिया है, फॉस्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो ये बात आप खुद सोचिए, फॉस्फोरस को क्या केरोसिन में भंडारित किया जाता है? फॉस्फोरस स्टोर्ड इन केरोसिन, तो ये बात तो गलत है। केरोसिन में किसको स्टोर करते हैं? केरोसिन में हम सोडियम को स्टोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है वो रिएक्ट कर लेता है किसके, वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है प्लस एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, तो इसलिए सोडियम को हम केरोसिन के अंदर डालते हैं। पर जो फॉस्फोरस है इसको हम लोग किसके अंदर डालते हैं, ये हमारा वाटर के अंदर स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो और इसका रीज़न क्या दिया है, फॉस्फोरस कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो रीज़न तो इसका ठीक दिया है कि वायु के संपर्क में फॉस्फोरस आग पकड़ लेता है, तो रीज़न तो इसका सही दिया है, पर इसका जो अभिकथन है ये गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ए असत्य है किंतु आर की व्याख्या सत्य की गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ सरफेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपकी रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट स्थिति पर, आपकी रेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आपकी वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो आप उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब उस पर अगर कोई, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कैसा स्थिर है, रेस्ट की पोजीशन पे है, हिल नहीं रहा है, तो यदि किसी सतह पर वस्तु विराम अवस्था में है तब उस पर कार्य करने वाला बल के विषय में निम्नलिखित में से आप क्या बात कर सकते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी स्थिति नॉर्मल स्थिति पे है, ये मैंने फोर्स एंड फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बताया था, तो उसमें एक ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और नीचे से कौन सा फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ऊपर से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और ये दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, एक तरह से बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, और बैलेंस्ड फोर्स लगने की वजह से एक तरह से कैसा लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है, और ये संतुलित बल लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्थिर कंडीशन पे है। तो इसके हिसाब से आपका नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो गलत बात है, बल लग रहा है तभी वो स्थिर पोजीशन पे है, ठीक है। उसके ऊपर स्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, तो बहुत तरीके के बल लग रहे हैं, ये तो बल लग ही रहा है, साथ साथ और भी बल लग रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपका अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट बात सकते हैं, और मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, ये भी बात सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्बीवोर्स हैव अ मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स, कि जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, जो आपके शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है। तो ये बात सत्य होती है कि इनकी जो छोटी आंत है ये लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों होती है, क्योंकि इनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, और ये सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेल्यूलोज आपका घास में प्रेजेंट होता है। तो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी आंत में क्या है, एक बहुत लंबी होती है, और साथ ही साथ सीकम इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट, जो कि हेल्प करता है किसको, ग्रास में प्रेजेंट सेल्यूलोज के डाइजेशन को। अब इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था बायो वाले सेक्शन में कि जब ये चारा खाते हैं, जब ये खाते हैं उसके बाद ये खाते चले जाते हैं और अपने पेट में जाकर स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करते हैं तो वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, थोड़ा डाइजेशन होता है, और फिर ये वापस अपने खाने को माउथ में लेके आते हैं, इसको कड बोलते हैं, और कड में क्या जुगाली करते हैं, और इनके सलाइवा क्या करता है, सलाइवा हेल्प करता है फर्दर डाइजेशन में। तो इसका मतलब कि खाना खा के अंदर स्टोर कर लेते हैं और वापस से मुंह में इसको क्या करते हैं, वापस से लेके और उसकी जुगाली करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी बात आपको याद रखनी है इसमें। तब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया है इंग्लिश में कि हर्बीवोर्स हैव मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स, ये बात बिल्कुल सत्य है। और सेल्यूलोज इज मच मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैन मीट, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है। फिर बात आती है चौक, तो चौक भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है। साथ ही साथ आपका मार्बल भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है। पर जो क्विक लाइम है इसका फॉर्मूला हो जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपका
इसका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं होता है। तो आपका क्विकलाइम कैसा बनता है, कैल्शियम की अगर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है तो ये क्या हो गया, मेटल, और मेटल ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन बना देगा तो ये क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। और एक बात आपको इसमें और याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये आपके क्षारीय होते हैं नेचर में, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय। ये आपकी इसको बोलते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है, तो आप चूना पत्थर है, चौक है, संगमरमर है, पर बिना बुझा चूना ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अगले 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी हेल्पफुल इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैसों के द्रवीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक होगी। इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन सी परिस्थिति सहायक होगी, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब एक ऐसी गैस है जिसको आपको लिक्विफिकेशन करना है, और ये आपकी लिक्विफाइड गैस आपकी कहाँ कहाँ होती है, आपकी एलपीजी हो गई, ठीक है, आपकी सीएनजी हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई प्रेशर में आपकी चीज़ें जो होती हैं, गैस हैं, उसको स्टोर करते हैं, और इसमें टेम्परेचर को क्या करते हैं, बहुत घटा देते हैं। तो आपकी ये गैस कैसे हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड गैस में टेम्परेचर को घटा देते हैं और प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे पॉइंट, टेम्परेचर को घटा देते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो आइए ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और ये तरीका आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, कि आपको क्रम ए से क्रम बी, कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉल्ट डस्ट एंड वाटर, बुरादा और जल, बुरादा कर रहे हैं, सॉल्ट और डस्ट कर रहे हैं आप, सॉडस्ट एंड वाटर ये आप करेंगे किसके, फिल्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। आपने बुरादा और जल को अलग कर दिया, ठीक है। आयोडीन और सैंड कैसे आप अलग कर सकते हैं, ये प्रक्रिया हो जाती है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कैसी प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें आप सॉलिड का एक ठोस का कन्वर्जन कर दे रहे हैं, किसमें, गैस में, और इसमें बीच में क्या है, जिसमें कि वो लिक्विड में नहीं बदलता है, मतलब सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली हो जा रहा है किसमें, गैस में, पर लिक्विड में परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। तो ये किसमें हो जाएगा, आयोडीन एंड सैंड का जो अलग अलग करना है वो आपका सब्लिमेशन प्रक्रिया से हो जाएगा। आयोडीन और रेत की जो प्रक्रिया है उद्वर्धन से हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन से। और साथ साथ सॉल्ट एंड वाटर का आपका किससे हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर के आपने समुद्र के किनारे देखे होंगे टीले बड़े बड़े, तो ये आपका हो जाएगा इवेपोरेशन से। और क्रीम फ्रॉम कर्ड हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है, वाष्पीकरण और अपकेंद्रण। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही उत्तर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक ऑफ लेड एल्यूमिनियम जिंक का सबमर्ज्ड इन वाटर। अब क्या है, 3 को क्या किया, सबमर्ज कर दिया, वाटर में डुबा दिया। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, गिवन एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है, 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक्स, 3 समान आकार के लट्ठों को, 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक्स किसके बने, लेड एल्यूमिनियम जिंक आर सबमर्ज्ड इन वाटर गिवन एट रूम टेम्परेचर, डेंसिटी सबकी दे के रखी है। अब ये बताना है आपको, हाउ वुड द बायोएंट फोर्स ऑन लेड ब्लॉक, बायोएंट फोर्स ऑन एल्यूमिनियम एंड बायोएंट फोर्स ऑन जिंक कंपेयर विथ ईच अदर। मतलब आपको इसमें सब सारे की बायोएंट फोर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब सबका क्या करना है आपको, सबके आपको उत्प्लावक बल को कंपेयर करना है। तो चलिए आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये उत्प्लावन बल क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक ये क्या है, इसमें क्या है, ये टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें से ऊपर बॉल आके गिरी तो बॉल आके तैर रही है, तो आपको क्या होगा, एक ऐसे यहाँ से ऐसा करके एक कर्व बन गया, और इस कर्व बनने से या ये ऐसा जगह इसने घेर ली तो क्या है, इसने थोड़ा सा पानी इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसका अपना पानी हटा दिया अपनी जगह से, तो ये तैरने लगी। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, नीचे से इसका अपथ्रस्ट लगेगा या बायोएंट फोर्स लगेगा जो इसको तैरने में मदद करेगा। तो बायोएंट फोर्स या उत्प्लावन बल एक तरह का अपथ्रस्ट होता है जो कि अपवर्ड फोर्स होता है। कैसा फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है,
जो कि एक फ्लूइड लगाता है अपने वेट के, मतलब ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ लगाएगा। तो इससे क्या है, या तो ये पूरा का पूरा ऊपर तैरता रहेगा या थोड़ा सा तैरेगा या नीचे आके ऐसा इस तरह से इस पोजीशन पे रहेगा। तो देख लेते हैं अब इसमें क्या हुआ कि इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इसमें आपको सबसे पहले दे के रखा है कि आइडेंटिकल साइज ब्लॉक है, मतलब सारे ब्लॉक्स एक जैसे उसके हैं, साइज़ के एक जैसे हैं। तो इसमें कोई भी डेंसिटी का कोई भी रोल नहीं हो जाएगा। इसमें सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो बायोएंट फोर्स होता है वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसकी जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा उस पर बायोएंट फोर्स लगता है। अब इसमें क्या बताया कि सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, आपके इक्वल साइज़ के हैं। तो इसका मतलब सबका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सबका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो अब सारे बॉक्स आइडेंटिकल है, सबका वॉल्यूम इक्वल है, तो इसका मतलब सबसे लगने वाला बायोएंट फोर्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वापस से समझ लेते हैं कि बायोएंट फोर्स, वापस से समझिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बायोएंट फोर्स होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके वॉल्यूम के ऊपर। कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, मतलब कितना वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, ठीक है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ये जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा ही बायोएंट फोर्स लगेगा। ये बात याद रखेंगे, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा बायोएंट फोर्स लगेगा। पर यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, तो आइडेंटिकल ब्लॉक्स होने के कारण इन पे बायोएंट फोर्स भी क्या लगेगा, बराबर लगेगा। क्योंकि बायोएंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, बायोएंट फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, और यहाँ पे क्या है, सब सेम साइज के हैं, तो इसलिए इन पे लगने वाला बायोएंट फोर्स भी एक जैसा हो जाएगा, उत्प्लावन बल एक जैसा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दो तरह के मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको सही इसका उत्तर छांटना है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहली बात आती है कि अ कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो ये बात तो गलत है, ठीक है। फिर बात आती है अ प्लेन, सही स्टेटमेंट देखना, ध्यान रखेंगे। अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर कैसा बनाता है, आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है, रियल नहीं बनाता। अब इसके बाद बात आती है कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कॉन्केव मिरर, कैसा मैंने बताया था कि कॉन्केव है तो मतलब गुफा है, और गुफा है तो मतलब सब तरह के इमेजेस ये बना पाएगी। तो आपकी स्मॉल साइज़ भी बनाएगी, वर्चुअल भी बनाएगी, रियल भी बनाएगी, डिमिनिश्ड भी बनाएगी, फिर आपकी इरेक्ट भी बनाएगी, इन्वर्टेड भी बनाएगी, तो मतलब हर तरह की इमेज बनाएगी। पर फिर कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो ये बात तो गलत है। कॉन्वेक्स मिरर है तो ये आपकी सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है कौन सा, आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये बात याद रखेंगे। अब इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो जो कॉन्केव मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वही क्या हो जाता है, आपका कॉन्केव लेंस हो जाता है। तो ये भी कैसी बनाएगा इमेज, ये सिर्फ आपकी वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। तो हिंदी में क्या है, एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। फिर एक समतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। फिर एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, ये बात सत्य हो जाएगी। एक उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इस पर जरा ध्यान देंगे कि असर्शन और रीजनिंग का, कि टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नल का जल विद्युत का सुचालक होता है। तो ये बात सत्य है कि टैप वाटर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आयंस, और आयंस की वजह से ये गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। अब टैप वाटर कंटेन्स इम्प्यूरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट्स।
तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मॉडिफाइड रूट्स आपको देखनी है, तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि मॉडिफाइड रूट और मॉडिफाइड स्टेम्स क्या क्या होते हैं। तो मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, मॉडिफाइड स्टेम्स के एग्जाम्पल। तो मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके रेडिश, जितनी गाजर, मूली, ठीक है, बीट रूट, आपकी शलजम, फिर चुकंदर, तो ये सब क्या हो गए। फिर आपके स्वीट पोटैटो, जिसको चुकंदर बोलते हैं, नहीं चुकंदर नहीं, क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो को, नाम नहीं याद आ रहा। तो चलिए देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट्स ऑफ अ प्लांट। तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि मॉडिफाइड रूट और मॉडिफाइड स्टेम्स क्या क्या होते हैं। तो रूट में आ जाएगी क्या आपकी रेडिश, मतलब मूली, गाजर, फिर आपका टर्निप, फिर स्वीट पोटैटो, बीट रूट। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, ये सब आपके मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल हो गए। मॉडिफाइड स्टेम में क्या हो जाएगा आपका प्याज, ठीक है, आपका लहसुन, आपका आलू, आपका ये अदरक, आपकी टर्मरिक, हल्दी। तो ये सब किसके हो गए, मतलब याद रखेंगे, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, फिर आपका ये पोटैटो हो गया, फिर आपका साथ ही साथ जिंजर हो गया। तो ये सब क्या हो गया, जिंजर के साथ साथ आपका टर्मरिक हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल हो गए। रूट के एग्जाम्पल मूली, गाजर, ठीक है, फिर आपका शलजम, फिर आपका चुकंदर, फिर आपका स्वीट पोटैटो, ये सब एग्जाम्पल होगा मॉडिफाइड रूट्स के। तो आपका इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा कि आपको मॉडिफाइड रूट्स देखने हैं। तो मॉडिफाइड रूट आपका क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 टर्निप और कैरेट आपका मॉडिफाइड रूट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। कौन सी है इसमें बैक्टीरियल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु रोगों का एक युग्म है। तो आपका इसमें कॉलरा और टाइफाइड जो हो जाएगा आपका, कॉलरा और टाइफाइड ये आपकी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। ठीक है, मीजल वायरस होता है, एड्स वायरस हो गया तो वायरल डिजीज़ हो गया, चिकन पॉक्स वायरस होता है, फिर ये आपका मीजल वायरस होता है, सब वायरल डिजीजेस हैं। तो आपको बैक्टीरियल डिजीजेस या जीवाणु रोगों का युग्म छांटना था, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्वेश्चन हम इस टाइप के मैंने आपको बताए हैं, तो ये देखिए सेम क्वेश्चन आ गया इस टाइप का। मैंने जब आपको फिजिक्स के पार्ट में, जब फिजिक्स का 3 सेट जो मैंने आपको दिया है कंप्लीट फिजिक्स में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो शायद ये भाग 1 या भाग 2 जिसमें भी है, तो देख लीजिएगा इस टाइप का। तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कैसे क्या हुआ। तो आइए देख लेते हैं इसको, कि एक चुंबक को लंबाई में 4 बराबर भागों में काटा गया। नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना में मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति किस प्रकार से सही होगी। तो आपको इसमें पोल स्ट्रेंथ बताना है नए मैग्नेट की किसके साथ कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल मैग्नेट के साथ। तो देख लेते हैं इसको कैसे समझना है। तो सबसे पहली बात है क्या है, एक मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेट है, अब इसको कैसे मैंने काट दिया, इसको काट दिया मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में लेंथ वाइज, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, अभी 4 पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मेरे पास छोटे छोटे पीसेज आए, तो छोटे छोटे पीसेज आए तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल था। अब यहाँ पे इसका नॉर्थ हो गया, यहाँ पे इसका साउथ हो गया, यहाँ इसका नॉर्थ, यहाँ इसका साउथ, यहाँ इसका नॉर्थ, यहाँ इसका साउथ, यहाँ इसका नॉर्थ, यहाँ इसका साउथ। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो खुद सोचिए कि क्या ईच न्यू पीस विल हैव द सेम पोल स्ट्रेंथ। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि प्रत्येक नए टुकड़े में ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के समान होगी, तो बात गलत है। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। तो ये बात सत्य है कि सब में क्या हो जाएगा, 1/4 पोल स्ट्रेंथ जो है इसकी ध्रुव शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ गर्ल साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करे हैं, और एक व्यूअर का कमेंट भी आया था कि मैम ये जो क्वेश्चंस हैं आपके मोशन के और ग्राफ्स अलग अलग बता दीजिए। तो आपका मैंने डाउट ले लिया है, और इसको मैं अलग आपको पीपीटी में समझा दूंगी। ठीक है, और सबके लिए है वो वीडियो, तो सब भी समझ लेंगे। तो अ गर्ल साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर टू हर फ्रेंड हाउस। मतलब एक गर्ल है जो यहाँ से स्टार्ट करा उसने, और ये कहाँ जा रही है, अ गर्ल साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर टू हर फ्रेंड्स हाउस सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ। ये क्या है, ये गर्ल का घर है, और ये क्या है, उसकी दोस्त का घर है। ठीक है, तो ये आपकी दोस्त हो गई, और ये आपकी गर्ल, मतलब जो गर्ल है जिसके बारे में। और इनके बीच की दूरी कितनी दे के रखी है, इनकी बीच की दूरी दे के रखी है 10 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम हर हाउस। और ये स्पीड कितनी लेके चल रही है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रही है। ठीक,
शी रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 80 के लिए इधर से जा रही है और इधर से लौट रही है कितनी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये लौट रही है। व्हाट इज़ हर एवरेज स्पीड, औसत चाल बतानी है आपको एंटायर ट्रिप की। तो मैंने एक ऐसा वाला क्वेश्चन आपको बताया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जिससे कि अगर किसी को उसमें नहीं आया होगा समझ में, तब आप इस चीज़ को वापस से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये जा रही है 12 किलोमीटर से, आ रही है 18 किलोमीटर से लौट के प्रति घंटे के अवतार से, ठीक है। तो ये बताइए कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इसकी 10 किलोमीटर जाने की, 10 किलोमीटर आने की, तो इसकी हो जाएगी कितनी 20 किलोमीटर। ये बात तो सबको समझ में आई होगी। अब हमको देखना है कि इसकी हमें औसत चाल देखनी है। तो औसत चाल एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसमें इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन हमको टोटल टाइम निकालना होता है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम देखो, डिस्टेंस क्या हो जाता है बराबर, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी को हमको रखना है। तो डिस्टेंस पहला कितना है 10 किलोमीटर, और जा कितनी स्पीड से रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और प्लस आपको फिर आपको ये तो T1 हो गया, मतलब ये आपका क्या हो गया आपका, ये आपका पहला वाला क्या हो गया, ये 1 वाला पार्ट हो गया। अभी सेकंड में क्या हो जाएगा, वापस से 10 किलोमीटर की तरफ जाएगी, लौट के आएगी किलोमीटर, और ये कितने स्पीड से आ रही है वापस 18 किलोमीटर। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 5 = 10 और 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 9 = 18, मतलब 5/6 + 5/9। इसके हिसाब से आपका इसका LCM हो जाएगा इधर 18। तो 6 3 = 18, 5 3 = 15, प्लस यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/18, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, टोटल टाइम आया, ठीक है। टोटल टाइम कितना आया आपका 25/18 आवर। अब इसके बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया था 20 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20/25, और ये ऊपर हो जाएगा 18। तो इसके हिसाब से आ जाएगा आपका 72/5 क्या हो गया इसका आपको किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14.5 किलोमीटर पर आवर। अब शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14-year-old कंप्लेन्स अ कॉन्स्टेंट फटीग एंड ड्रिजीनेस, मतलब एक 14 साल का बच्चा है जो कि निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कह रहा है। रक्त की जांच करने पर 10 ग्राम 10 G/DE enhancing the including the intake of which of the following food items will be helpful to her। अब ये इस बच्चे का आपको क्या है, आपका ब्लड का जो लेवल है, मतलब जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी उसका कम आया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप क्या उसको कह सकते हैं, तो उसको ये कह सकते हैं कि आप क्या खाओ भाई, तुम स्पिनच खाओ, क्योंकि स्पिनच से क्या है हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो उसको हीमोग्लोबिन कंटेंट लेना अपनी डाइट में ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। राइस वगैरह बटर तो ये सब क्या, राइस कार्बोहाइड्रेट के लिए हो जाएगा, बटर फैट के लिए हो जाएगा, नट्स प्रोटीन के लिए हो जाएगा। तो आपको क्या है, एक तरह से स्पिनच की आपको आवश्यकता पड़ेगी ऐसे बच्चे को देने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रीजन फॉर नॉट बीइंग यूज्ड एज अ थर्मोमीटर इन लिक्विड। अब आपसे बात कर रहे हैं कि थर्मोमीटर को लिक्विड में लिक्विड को थर्मोमीटर में क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो ये जब मैंने आपको फिजिक्स का पार्ट पढ़ाया था तो उसमें ये पॉइंट मेरा मिस हो गया था। तो आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि थर्मोमीटर में हम पारा यूज़ क्यों करते हैं, लिक्विड क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो पारा होता है, मरकरी होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, ठीक है। पर अगर 100 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर आया बॉडी का तो वो फट जाएगा। पर हमारा जो मरकरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसीलिए ये पानी की जगह मरकरी यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि ये आपका हो जाता है ओपेक, और पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है, ओपेक है। और साथ ही साथ ये क्या हो जाता है, शाइनी होता है। कौन, आपका मरकरी। तो मरकरी आपका ओपेक भी है और शाइनी भी है, चमकता हुआ, चमकदार है, ठीक है, जो कि ग्लास से क्या है, इजीली विजिबल होता है। अब साथ ही साथ जो मरकरी होता है इसमें एक प्रॉपर्टी और देखने को मिलती है। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये एक्सपैंड भी करता है और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। मतलब ये
अगर इसमें टेम्परेचर आएगा तो एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइज करेगा, है ना। और अगर जब ये टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, सिंक करेगा, एकदम संकुचित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसके, मरकरी के बारे में, कि मरकरी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ एक इसका एक और होता है रीज़न कि इट हैज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। मीन्स इसका क्या मतलब, इट हैज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ये प्रॉपर्टी किसकी है, मरकरी की। अब इससे मतलब क्या है कि इसकी वजह से कि जरा सा भी टेम्परेचर में चेंज हुआ, अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर में चेंज हुआ तो पारा क्या है, शो कर देगा वो चेंज को। इसीलिए इसको बोलते हैं इट हैज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब बहुत ज़रा से भी चेंज को ये नाप सकता है। तो अब इस हिसाब से इसके उत्तर की तरफ चलते हैं कि अब हमें क्या है कि पानी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो रीज़न आपको क्या बता दिया गया कि आपका विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट रीज़न। तो आपका करेक्ट रीज़न क्या हो जाए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, बात सत्य है, और इट हैज़ अ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। नहीं, पानी का एक्सपेंशन नहीं होता, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन नहीं होता। ये तो किसकी बात कर रहे हैं, ये तो मरकरी की बात कर रहे हैं। फिर इट हैज़ अ हायर फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए एंड सही जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कि यह पारदर्शी होता है, इसका प्रसार गुणांक उच्च होता है, तो ये बात गलत है। फिर आपका अन्य द्रव्यों की तुलना में इसका हिमांक उच्च और क्वथनांक निम्न होता है, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अभी आगे बने रहिएगा, हम 2 सेट्स और सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मैच द फॉलोइंग कॉलम A1 विद कॉलम 2, पास्चराइजेशन, फर्मेंटेशन, वैक्सीनेशन, प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो पास्चराइजेशन कैसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम मिल्क का पास्चराइजेशन करते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ मिल्क लिखा हुआ है हमारा, ये वाला आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, बॉइलिंग एंड सडन कूलिंग ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया। तो ये आपका लुइस पास्चर ने दिया था, ये आप पॉइंट याद रखेंगे, पास्चराइजेशन। साथ ही साथ 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, बॉईल करते हैं 15 सेकेंड के लिए, और फिर क्या करते हैं, सडन इसको कूल कर देते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई आपकी, ये पास्चराइजेशन की प्रक्रिया हो गई। साथ ही साथ फर्मेंटेशन किसका हो जाता है, फर्मेंटेशन में कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ यीस्ट होता है। वैक्सीनेशन में क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द एनिमल्स बॉडी। ठीक है, फिर आपकी बात आ जाती है प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव 2 कॉमन प्रिजर्वेटिव मैंने आपको बताए थे, क्या थे, एक आपको सोडियम बेंजोएट, बार बार मैं इसलिए वर्ड्स यूज़ करती हूँ, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है, फिर एक बात और याद रख लीजिए कि एंटीबायोटिक की बात आती है तो फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो एंटीबायोटिक है ये डिस्कवर की गई थी, और एडवर्ड जेनर ने हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी। तो ये सब पॉइंट्स है, कुछ आप याद रखिए। चलिए अब अगले सेट की तरफ चलते हैं। हमारा 11 जनवरी का जो पेपर है, नेक्स्ट हम 2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 जनवरी का ध्यान देंगे, ये पेपर हम करने जा रहे हैं 11 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्व। तो इसके भी 20 क्वेश्चन चलिए जल्दी से कर लेते हैं समझ के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो मलेरिया क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मलेरिया क्या है आपका, प्रोटोजोअल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स आपका वायरस होता है। टाइफॉइड आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। रिंगवर्म आपका फंगल डिजीज़ है। हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए जो है वो 2 है, तो ए मलेरिया से तो वायरस नहीं होता, मतलब वायरल डिजीज़ नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। मेल्टिंग ऑफ अ बटर इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ अ बटर क्या केमिकल चेंज है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि मेल्टिंग ऑफ बटर एक तरह का केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका फिजिकल चेंज में आ जाएगा। फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज़ अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। तो आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, चीनी की क्रिस्टल करना एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर एक तरह से फिजिकल चेंज है पर इरिवर्सिबल चेंज है, ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। अब इसके बाद बात आती है वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज, कि आयोडीन का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये बात सत्य है कि आयोडीन का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है आपका कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड स्टेट में ये नहीं जाता। तो ये क्या हो गया आपका, एक वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन प्रोसेस हुआ, और ये एक तरह
एक आपका भौतिक चेंज है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो कि क्या कर रही है, जो स्टार्ट कर रही है आपकी गुवाहाटी से और फिर बेंगलोर तक पहुंच रही है। मतलब वो उसने स्टार्ट किया कहाँ, गुवाहाटी से स्टार्ट किया और बेंगलोर तक पहुंच रही है। तो आपको क्या बताना है, आपकी इसमें औसत चाल बताना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, 31 अगस्त को वो शुरू हुई, तो मतलब 31 अगस्त को वो स्टार्ट किया उसने जर्नी। तो टाइम था उसका 13.40, मतलब 1:40 हो रहे थे। और बेंगलोर पहुंच रही है वो 2 सितंबर को, मतलब 31 अगस्त हुआ, फिर इसके बाद 1 सितंबर आया और फिर 2 सितंबर आया। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्या हुआ, अब 1 सितंबर आया तो 1 सितंबर का 13:40 हुआ होगा। ठीक है, फिर साथ साथ 2 सितंबर का 13:40 हुआ होगा। तो इसके हिसाब से इसमें कितना गैप हो गया, 24 घंटे का गैप हो गया। इसमें कितना गैप हो गया, 24 घंटे का गैप हो गया। इसके बीच में कितना गैप हो गया, इसके बीच में भी 24 घंटे का गैप हो गया। आपको इसमें आवर्स जो है वो बहुत समझ के निकालने हैं। ठीक है, अब फिर 14:40 तक कितना गैप हो गया, इसमें 13:40 से 14:40 तक 1 घंटे का गैप हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं जो बचा हुआ टाइम कितना हो गया आपका, 40 आपका मिनट जो है वो बचा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, 48 टोटल, 48 और 49 आवर प्लस 40 मिनट, ये आपका बचा। अब इसको हम पूरा किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 49 प्लस 40/60, ये आपका कितना हो गया, घंटा हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 149 डिवाइडेड बाय 3 आर। ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, इसकी औसत चाल पूछी है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, औसत चाल का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल दूरी अपॉन कुल टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कितना दिया है, 2084 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका कुल टाइम क्या आया है आपका 149/3 आर। तो ये 3 नीचे, 149 आपका नीचे रह जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर जो लगभग आपका 42 किलोमीटर पर आवर के आसपास आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस बताना है, मतलब इन विकल्प का चयन कीजिए जो कि आपको प्राणी उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य के सही विभेदन करता है। तो आपको अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाउसेस the animals that are found locally in a area, while in a zoo the animals are brought from all over the world and kept। तो क्या है, आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट बतानी है। फिर नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल हैबिटेट टू एनिमल्स वाइल एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन नेचुरल हैबिटेट इन जू। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये तो उल्टी दे दी इन्होंने स्टेटमेंट। आपको जू में क्या है, एक तरह से आपको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एक तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो बनाती है किसका, एक हैबिटेट वहाँ पे जिससे रह सकें। फिर हंटिंग एंड पोचिंग इज प्रोहिबिटेड इन जू, तो ये बात तो गलत है। एंड अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बात भी बिल्कुल गलत है। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, इसको प्रोहिबिटेड करते हैं, यहाँ पे हंटिंग और पोचिंग मतलब शिकार आप नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और आपका जू के अंदर तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वैसे ही वो प्रोटेक्टेड है। फिर बात आ जाती है, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज टिपिकली कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया वेयर जू इज स्प्रेड ऑल ओवर लार्ज एरिया। तो ये बात गलत हो जाएगी, उल्टा स्टेटमेंट दे दिया है कि जू एक कन्फाइंड एरिया होता है, छोटा एरिया होता है, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बड़ा एरिया होता है। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही उत्तर हो जाएगा कि अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाउसेज द एनिमल्स दैट आर फाउंड लोकली इन एन एरिया वाइल इन अ जू एनिमल्स ब्रॉट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर केप्ट। मतलब एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य में स्थानिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु रहते हैं, जबकि एक प्राणी उद्यान में दुनिया भर के लाए गए जंतुओं को रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। अब आपको एडेप्टेशन वाले चैप्टर में एक पोलर बियर का आपको दिया हुआ है एक चार्ट। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को मैं आपको
इसी में चलिए ठीक है, मैं इसको साइड में लगा देती हूँ, तो आप इस चार्ट को देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो आप इसको खुद एक बार देख लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी में चार्ट दिया है क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक में, तो इसमें क्या है ना कि आपको एक पोलर बियर है वो क्या क्या चीज़ें करता है, कैसे वो अपने आप को संभाल कर रखता है, तो उसका ही वो क्वेश्चन है। तो सही क्या उसमें नहीं एसोसिएटेड पूछा, तो वाइट फर तो एसोसिएटेड होता है, उसके पास वाइट फर होता है जिससे कि वो बाकी जानवरों से बच सके और अपना शिकार कर सके। स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ स्मेल होता है, क्यों इसलिए होता है जिससे कि वहाँ पे वैसे ही जीव कम है, तो वो अगर कोई शिकार मिले तो जल्दी शिकार कर सके। और फैट उसके स्किन के अंदर भी होता है जिससे कि वो उसको ठंडी ना लगे। नैरो एंड स्मॉल पॉज नहीं होते, इसके पॉज जो इसके पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, और साथ ही साथ इसके जो नाखून होते हैं, तो नाखून इसके क्या होते हैं, ऐसे पंजे ऐसे से होते हैं जिससे कि वो अंदर तक धंस जाएं कहाँ, बर्फ़ में, और उसको चलने में आसानी हो। तो स्मॉल नहीं होते हैं, बड़े पाज होते हैं, तो इसका मतलब आपका संकीर्ण एवं छोटे पंजे गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है, सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल वॉल। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनिमल सेल के पास क्या होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, पर प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। ऑल लिविंग सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, बैक्टीरिया एग्जाम्पल हो गए। फिर ऑल लिविंग सेल्स हैव साइटोप्लाज्म। तो ये बात सत्य है कि सबके पास कोशिका द्रव्य होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। सभी जीवित कोशिकाओं में हरित लवक होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। इनमें से कौन सा थर्मोमीटर आप यूज़ कर सकते हैं एक बॉइलिंग वाटर के, मतलब उबलते हुए पानी को मापने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर तो क्या होता है कि आदमियों के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसकी थर्मोमीटर की रेंज आपसे पूछते हैं। तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज हो जाती है। साथ ही साथ आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर की आपकी रेंज क्या हो जाएगी, याद करेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके आपकी 110 डिग्री सेल्सियस तक। इसके पॉइंट्स आपके क्या क्या मैंने आपको बताए थे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, इसको आप हमेशा अपराइट पोजीशन पे रखेंगे, और ये बीकर के इससे टच नहीं होना चाहिए, और टेढ़ा नहीं रखा होना चाहिए, ऐसे हैंगिंग पोजीशन पे रखा होना चाहिए। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपको क्या पूछा है कि बॉइलिंग वाटर के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज़ होगा, तो आपका इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व सॉल्यूशन इज, अब देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन ये वाला, तो मैंने बोला था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात सही है कि लवणीय विलयन विद्युत का एक उत्तम चालक होता है, तो बात सत्य है। फिर सॉल्ट डिसोसिएट्स इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अब आपको ऐसी बताना है मिरर जो कि, या लेंस जो कि हमेशा एक आपकी आभासी प्रतिबिंब कब बनाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2 तरह के मिरर होते हैं। फिर से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा है। फिर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कॉन्केव मिरर है, मतलब केव है, गुफा है, तो सब तरह के मिरर इसके अंदर आ जाएंगे, सब तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सब तरह की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, रियल भी हो गया, इन्वर्टेड भी हो गया, फिर आपका वर्चुअल भी हो गया, आभासी भी हो गया, फिर आपका इरेक्ट भी हो गया, सीधी खड़ी रे हो गई, फिर पॉइंट साइज़ भी हो गई, फिर स्मॉल साइज़ भी हो गई इमेज की, फिर लार्ज भी हो गई, फिर एनलार्ज भी हो गई। ठीक है, जिसका मतलब रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट सब बनाती है कॉन्केव मिरर। हमसे पूछा है सिर्फ क्या, ऑलवेज देखिए ये वर्ड को याद रखिएगा कि ऑलवेज पूछा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज कौन कौन सी बनाती है। एक तो हमारा प्लेन मिरर, ऑलवेज प्लेन मिरर कैसे मिरर होते हैं जो कि आपके वर्चुअल इमेज बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर आपके वर्चुअल इमेज बनाते हैं, आप इसके साथ साथ कॉन्केव लेंस हो जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर के उल्टा क्या हो जाता है, कॉन्केव लेंस। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस आपका क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड इतने विल व्हेन इमर्स्ड इन वाटर टेकन इन कंटेनर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग दिस रॉड फ्लैट। आप क्या करेंगे कि एक पात्र में दिए गए जल में, ये कुछ इसका डायमेंशन है, एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ डुबाने पर डूब जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं छड़ को तैराने में मदद
करेंगी। तो आपको छड़ को तैराना है। अभी क्या है, रॉड की ऐसे ऐसे रॉड बनाई है तो वो तो डूब जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप छड़ को रीशेप करके आप क्या करेंगे, उसको अगर ऐड मोर वाटर टू द कंटेनर तो बात गलत हो जाएगी, तो रीशेप कर सकते हैं आप रॉड को और उसकी शेप बदल सकते हैं बोट की तरह या और भी किसी तरह। तो आप कैसे करेंगे इसको बोट की तरह, या आप उसको शीट की तरह बना सकते हैं, तब क्या करेगी, ये फ्लोट करेगी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इससे आपने क्या किया, मैंने क्या बताया था आपको, मैं आपको रिवाइज करा दूं कि बायोएंट फोर्स के बारे में बताया था। तो बायोएंट फोर्स किस पे डिपेंडेंट था, बायोएंट फोर्स आपका उसके वॉल्यूम पर डिपेंडेंट था। तो अभी क्या था आपका, ऐसा एकदम वॉल्यूम कम था, अब आपने इसको ऐसा फैला हुआ बना दिया तो इसके वॉल्यूम में परिवर्तित कर दिया, तो अब क्या है, ये फ्लोट कर पाएगा कि नीचे से लगने वाला इस पर बल जो अपट्रस फोर्स है या बायोएंट फोर्स है वो इसके ऊपर बढ़ जाएगा और इससे ये तैर जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द मिक्सचर एंड गिव, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चॉक एंड पाउडर हमारा किस में लगता है, तो चॉक पाउडर एंड वाटर हम फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हैं। कैम्फर एंड सॉल्ट हम सब्लिमेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर शुगर एंड वाटर हमारा क्रिस्टलाइजेशन से निकल जाएगा, फिर फैट एंड क्रीम हमारा सेंट्रीफिकेशन से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही चयन करना है उत्तर का। असर्शन क्या दिया है, गैसेस डिफ्यूजेस वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, बात सत्य है, गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे ही दूर दूर होते हैं और क्या है, एक दूसरे में जल्दी से मिल जाते हैं। गैसेस हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जिसको हिंदी में देख लेते हैं कि गैस तीव्रता से अन्य गैसों में विस्तृत हो जाते हैं, बात सत्य है। गैसों में वृहद अंतर आणविक अंतराल होते हैं, तो ये बात भी सही, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, बात सत्य है। तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और ए और आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। बेसिस आर सोर इन टेस्ट, तो बात तो बिल्कुल गलत है। बेसिस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, और फिर आपके सोपी होते हैं। तो फिर बेसिस गिव पिंक कलर इन फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन। फिर बेसिस हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो बेसिस की वैल्यू क्या होती है, मोर होती है 7 से। तो ये भी आप जानेंगे कि आपका ये 0 से लेके 7, फिर 7 से लेके 14, 7 न्यूट्रल हो गया, तो इधर क्या हो जाते हैं आपके एसिड हो जाते हैं और इधर साइड क्या हो जाते हैं आपके बेस होते हैं, मतलब ये अम्लीय होते हैं और ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके क्षार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, फिर बेसिस टर्न ब्लू लिटमस रेड, अब BAR से याद करा था। एसिड जो होते हैं वो ब्लू से रेड करते हैं, तो बेस क्या हो जाएंगे, बेस आपके हो जाएंगे रेड से ब्लू को कन्वर्ट, तो ये ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये भी ऑप्शन गलत लिया है, ये क्या हो जाते हैं, रेड टू ब्लू होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेसिस गिव पिंक कलर इन फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन, और आपका एसिड होता है तो एसिड में क्या रहते हैं, ये कलरलेस लेते हैं। ठीक है, एसिड में कलरलेस रहेंगे और फिनोप्थिलिन में क्या हो जाएंगे, ये पिंक कलर के हो जाए, सॉरी आपके बेस रहेंगे तो ये पिंक कलर के हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ वर्ड्स विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन गिवन ऑर्डर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि इन ह्यूमन प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन डैश एंड फीमेल हार्मोन डैश इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन डैश फ्रॉम दिस ग्लैंड। तो आपका मेल हार्मोन कौन सा होता है, तो मेल हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका फीमेल हार्मोन क्या हो जाता है आपका, एस्ट्रोजन होता है, तो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है, तो ये ठीक होगा। देखते हैं आपको दूसरा, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन, तो आपका पिट्यूटरी, तो मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और पिट्यूटरी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और पिट्यूटरी देखना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन आपका मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन आपका फीमेल हार्मोन है, और पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड होती है जो कि बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करती है हार्मोन्स रिलीज करने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब कौन सा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो हमने ये बहुत अच्छे से किया है, जब हमने क्या किया है, अपना टॉपिक प्रिपेयर किया हम सब ने मिलके कंप्लीट फिजिक्स में, और ये आपको भाग 3 में शायद मिला होगा, हाँ लास्ट वाला भाग में ही, मोशन वाले चैप्टर में। चलिए आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने जो वहाँ समझा हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे पहला पॉइंट के डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग बॉडी। आपको क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग बॉडी का ऑब्जेक्ट का देखते हैं। अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे रहेगा मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है। जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब उसकी दूरी अब बढ़ नहीं रही है, अब पर उसका समय बढ़ता चला जा रहा है। तो दूरी और समय में अगर दूरी नहीं बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब वो अब रेस्ट पोजिशन पे आ गया है। ठीक है, तो आपका ग्राफ क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन आया, तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक क्या हो गया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता चला जा रहा है। तो मतलब क्या है, चलता चला जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो ये भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका। और ये क्या कर रहा है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है ये वाला ऑप्शन कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट। तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी एक्सिलरेशन का नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका एक्सिलरेशन का नहीं होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहली बात। दूसरा, ये आपका एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी के लिए का ग्राफ बनेगा। और ये आपका जो ग्राफ आता है, ये आपका पैराबोला शेप में आता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, देख लेते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो ये बात क्या है, सही है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। अब एसिड के साथ कौन रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं। मेटल रिएक्ट करें, मान लो HCl है, तो अगर मैंने मेटल क्या किया, अब कोई भी मान लो कोई भी मेटल ले लो, Mg ले लिया, तो Mg मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस HCl बना तो MgCl2। तो ये क्या बन गया, ये आपका सॉल्ट बन गया। और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये हाइड्रोजन गैस से क्या टेस्ट होता है, एक तो पॉप साउंड टेस्ट होता है, ये आप एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एक आवाज़ आती है तो पॉप साउंड टेस्ट। तो ये तो नॉट करेक्ट है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य हो गई। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं हम, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये आपके बेसिक नहीं होते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके एसिडिक होते हैं। और तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमेशा एसिडिक होते हैं। फिर जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो ये बात भी आपकी सत्य है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। फिर नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल, मतलब इसको आप ना वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना आप इसकी शीट्स बना सकते हैं। तो ये बात भी सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसको समझ लेते हैं। अगर सल्फर है, सल्फर हमारा नॉन मेटल है, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। अब SO2 की जब हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। और H2SO4 क्या है, ये हमारा एक एसिड है। ठीक है, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। तो ये क्या है, इसका मतलब कि जो ऑप्शन है ये बेसिक होते हैं नेचर के, तो ये बेसिक नहीं होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। फिर से आ गया मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं अब किसकी बात कर रहे हैं ये। तो ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है 11, मैक्सिमम टेम्परेचर है 11 और मिनिमम है -1.7। तो इसके हिसाब से क्या होगा, तो -1.7 जनवरी का है, तो माइनस में टेम्परेचर जनवरी का कब जा सकता है, तो शिमला का जा सकता है। तो डायरेक्ट आप शिमला पे आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर्स इज नॉट करेक्ट। अब फर्टिलाइजर का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब आपको उर्वरकों के संबंध में आपको बात बतानी है कि कौन सा उर्वरक जो है वो इसका स्टेटमेंट गलत दिया है। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। तो ये बात सत्य है कि भाई ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ही होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ये बात ठीक है कि ये होते हैं रिच। फिर ये दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। तो ये मृदा को खाद प्रदान करते हैं, तो ये नहीं करते हैं। ये कौन करते हैं, ये मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। और ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं एक सॉइल पे, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि क्या है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होते हैं और सॉइल को हार्म करते हैं। इसलिए मैन्योर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और आपका फ्रेंड जो बोलते हैं ना कि फार्मर का फ्रेंड कौन है, अर्थवर्म, और आपको रेड कलर का केचुआ इसमें यूज़ करते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है कि मैच द नेम्स ऑफ द ऑर्गन विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो माउथ
माउथ में क्या होता है, तो माउथ में हमारा ये याद रखेंगे पॉइंट आप, माउथ में आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है और डाइजेशन स्टार्ट होने में आपका सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन होता है, जो कि आपका क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। और इसमें एंजाइम्स कौन सी यूज़ होती हैं, आपकी सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम इसमें यूज़ होती है जो कि कन्वर्ट करती है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है, साथ ही साथ स्टमक में HCl का मीडियम होना ज़रूरी है, HCl होना ज़रूरी है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन में आपका पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तभी क्या करेगा, ये काम करेगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। लीवर का काम क्या है, लीवर का काम है बाइल सेक्रीट करना, और ये बाइल क्या करता है, पहले तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को चेंज करता है, अल्कलाइन बनाता है, दूसरा ये फैट को डाइजेस्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है आपका, ये पॉइंट याद रखेंगे, डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, प्लस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो जो डाइजेस्ट हमारा फूड हुआ वो उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, आपका वाटर प्लस आपके मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, अब इसको हम मैच कर लेते हैं। तो माउथ का क्या हो गया, माउथ ब्रेक डाउन शुगर इनटू स्टार्च। ठीक है। इसके बाद स्टमक में क्या हो जाएगा, स्टमक सेक्रेट एसिड्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो आपका माउथ में हो गया आपका ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इन स्टार्च इनटू शुगर, और फिर आपका लिवर में क्या हो जाएगा, लिवर आपका सिक्रीट बाइल दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, हैज़ विलाई फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स, और स्टमक में क्या हो जाएगा, सेक्रीट्स एसिड टू हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले इसको हिंदी में देख लेते हैं जल्दी से, कि मुंह में क्या हो जाता है, आपका मुंह में अपचित भोजन स्टार्च का शर्करा में विघटन होता है। फिर अमाशय में क्या होता है, आपका अमाशय में आपका पेट में क्या होता है, आपका अपचित भोजन पाचन रस के कार्य करने में अम्ल का सहायता होता है। ठीक है। HCl का काम होता है। फिर यकृत में क्या होता है, पित्त का स्राव होता है। फिर छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में आपका ये आपका छोटी आंत में हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। और बृहत आंत में क्या होता है, आपका जो अपचित भोजन में जल और कुछ लवण अवशोषित रहते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन, अभी एक सेट और बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी और रुकिए, तीसरा सेट भी कर जाइएगा। लास्ट तक वही रुकेंगे जिनको सही में तैयारी करनी है, लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। अब असर्शन और रीजनिंग का फिर से वही सेम क्वेश्चन है, सिंथेटिक क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। तो ये बात सत्य है कि सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी सूख जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैव लार्ज पोर्स, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका क्या, इनके क्या होते हैं, छिद्र छोटे होते हैं, लार्ज पोर्स होंगे तो पानी को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेपर खत्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम पेपर स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हमारा पेपर है अगस्त 2023 का, तो ये हमारा रिसेंट अगस्त वाला पेपर है और पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया था, तो ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये स्टमक क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। तो बात बिल्कुल सत्य है कि स्टमक ऐसा करता है, और डाइजेस्टिव जूसेस नीड एसिडिक मीडियम टू एक्ट, तो ये बात भी सत्य हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको आप जाइए समझ लेते हैं। तो स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, स्टमक आपका HCl प्रोड्यूस करता है, साथ साथ स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिससे कि HCl जो हमारा एक मीडियम को अम्लीय बना दिया, इससे हमारे जो स्टमक की वॉल है वो छिद्र उसमें ना हो जाए, इसलिए उसके लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब HCl क्यों ज़रूरी होता है, HCl वहाँ के मीडियम को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। इससे क्या होता है, जो आपका एंजाइम है पेप्सिन, तो पेप्सिन के एंजाइम को एक्ट करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए ये क्या करता है, HCl एसिडिक मीडियम बनाता है। अगर ये मीडियम एसिडिक नहीं होगा
तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेशन को स्टार्ट करना। तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है बाय द एंजाइम पेप्सिन। तो ये काम किसका कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि मीडियम बना दे रहा है आपका अम्लीय मीडियम। ठीक है, तो इसीलिए जो रीजन है कि डाइजेस्टिव जूसेस नीड एसिडिक मीडियम टू एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स? नाइट्रोजन यौगिकरण में का शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये आपका हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन एक यूजेबल फॉर्म में या एक सॉल्युबल फॉर्म में, और ये सॉल्युबल फॉर्म क्या है, प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, एटमॉस्फेयर में 78% हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर ये नाइट्रोजन जो प्लांट्स हैं यूज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं यूज़ कर पाते? क्योंकि इनको एक यूजेबल फॉर्म चाहिए होता है, और ये यूजेबल फॉर्म हमारा एक बैक्टीरिया होता है राइजोपियम, और ये बैक्टीरिया एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, जिसकी हेल्प से ये नाइट्रोजन राइजोबियम कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, जो कि प्लांट्स अब कन्वर्ट अपना यूज़ कर पाएंगे। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया हो जाती है। अब इसमें क्या हो जाता है, तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसमें आपको बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया चला जाता है, रहता है साथ में, और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, जैसे कि फलीदार पौधे, वो सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस डज द स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी? आपको सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी आपको देखनी है किस में होगी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही बात आ जाएगी आपकी, कौन सा क्षितिज ऊर्जा की बात आएगी, तो क्षितिज ऊर्जा की बात जैसे ही आएगी तो आप ध्यान कर लेंगे mgh की, मतलब हाइट की बात करेंगे। तो आप ऐसा ऑप्शन खोजेंगे जिसमें हाइट जो है वो सबसे कम हो। तो इसका मतलब, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि द स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। देखते हैं, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द मिनिमम एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो अब कंप्रेस तो मिनिमम कर दिया, पर कंप्रेस तो किया पर थोड़ा सा कंप्रेस किया, तो उसका मतलब कुछ तो उसकी ऊंचाई पे चला गया होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द मिनिमम एंड प्लेस एट द हाइट, तो बिल्कुल ही गलत। प्लेस एट द हाइट तो बिल्कुल ही गलत। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि स्प्रिंग को ना ही संपीड़ित किया जाता है और ना ही खींचा जाता है, तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें कहीं भी कोई हाइट की बात नहीं आई, हाइट की बात नहीं आई, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात आप कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें लीस्ट पूछा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग द कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का खोज करनी है जो कि आपकी कोल्ड ब्लडेड है, जो कि अनियत तापी आपके ऑर्गेनिजम्स है। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, एक होते हैं नियत तापी और एक होते हैं अनियत तापी। तो अनियत तापी आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, इनको बाहर एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का कुछ नाम आपको याद रखना है, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गए, सारे कीड़े मकोड़े हो गए, फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अनियत तापी हैं। और जो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब नियत तापी होते हैं, इसमें आपके ह्यूमंस और बर्ड हो जाएंगे। ये क्या है, ये अपने रक्त का तापमान ये अपना मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये वार्म ब्लडेड होते हैं। तो इसके हिसाब से आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच। क्योंकि इसमें डॉल्फिन आ गया तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ह्यूमन आ गया तो ये गलत हो जाएगा, इसमें आपकी वेल आ गई तो ये अब गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच, ये आपके अनियत तापी ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको सेम फिजिकल क्वांटिटी कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि के मापने का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो पहला क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी यूनिट हो जाती है, ये आपकी यूनिट हो जाएगी एक तरह न्यूटन, और ये किसकी यूनिट हो जाती है, ये आपकी फोर्स की यूनिट होती है। और न्यूटन मीटर क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसकी हो गई, आपकी यूनिट एनर्जी की यूनिट है ये। और ये क्या है, एक तरह से जूल, और WS क्या है, वॉट सेकेंड। तो ये क्या है, ये भी आपकी मतलब दो अलग अलग यूनिट्स हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर केजी मीटर पर, तो ये आपकी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका केजी
और वॉट सेकेंड, तो ये आपकी यूनिट सेम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल सेकेंड आपकी किसकी यूनिट हो जाती है, जूल सेकेंड आपकी पावर या वॉट की यूनिट होती है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 क्वेश्चन की, ये मैंने अपना जब बायो का सेक्शन कराया था उसमें तो आपको बहुत अच्छे से बताया है कि आपका अगर स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो रहा है तो फर्टिलाइज होके क्या बना रहा है, तो एग और स्पर्म फर्टिलाइज होने के बाद आपका, तो एग और जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जस्ट अ सेकेंड, तो ये क्या बनाता है, जाइगोट, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में जाके सेट हो जाता है और फिर फीटस बनता है, ठीक है, उससे फीटस बनता है। तो ये देख लेते हैं, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलेत होकर डब्लू बनाते हैं, तो ये डब्लू आपका क्या हो जाएगा, डब्लू आपका युग्मनज हो जाएगा, और डब्लू बनते ही बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं में गोले के में बदल जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों को उत्तकों के परिवर्तित होते, फिर ये एक्स और वाई इन्हें इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, तो ये भ्रूण हो जाता है, जो कि वाई की दीवार में रोपित होते हैं, तो ये क्या गर्भाशय में रोपित होते हैं और सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके यह वह जेड कहलाते हैं, मतलब ये गर्भ में ये फीटस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 67 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल, तो इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने एक सेक्शन लिया है जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए हैं, तो उसमें ये वाला पॉइंट भी रिएक्टिविटी सीरीज का बताया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा फिजिबल नहीं है, तो फिजिबल नहीं है मतलब कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है, तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देख लेते हैं, कालू नाम का मदारी आलू ज़रा फीके पकाता है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर क्या हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया। इस हिसाब से अगर जो पीबी और एफई की रिएक्शन होगी तो पीबी नीचे है और एफई ऊपर है, तो एफई इसको रिप्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये आपका नॉट पूछा है तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम और कॉपर को देख लेते हैं, कॉपर नीचे होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऊपर है, तो ये भी क्या है, डिस्प्लेस कर लेगा, क्योंकि क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, मतलब जो ऊपर वाला है नीचे वाले के घर को ले सकता है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर की रिएक्शन में AlSO4 पर बन जाएगा और Cu निकल जाएगा। Zn और Ca, Zn नीचे है और Ca ऊपर है, तो क्या Zn इसको रिप्लेस कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर अ स्ट्रेट लाइन, आपसे पूछा कौन सा ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, जब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, मतलब बढ़ नहीं रहा है और टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से कोई भी बॉडी वेलोसिटी टाइम में मूव कर रही है, तो वेलोसिटी क्या होगा, एक तरह से कांस्टेंट हो गई, ठीक है, तो मतलब टाइम बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इसमें। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब बात आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, एक इस तरह से आएगा ग्राफ आपका पैराबोला शेप में, ठीक है। कैसा आया, मतलब ये तो ग्राफ एक तरह से क्योंकि जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात आई, तो ये कैसा ग्राफ हो जाता है, ये वेलोसिटी का ग्राफ होता है, तो ये वेलोसिटी के ग्राफ होने में आपको इस तरह से पैराबोला शेप दिखेगा, ठीक है। अब बात आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, अब कोई बॉडी एक रेस्ट पे है और बॉडी एक रेस्ट पे, मतलब बॉडी बढ़ ही नहीं रही है, तो रेस्ट पोजीशन में मतलब ये यहाँ पोजीशन पर रेस्ट है, 0 पे है, और पर आपका समय बढ़ता चला जा रहा है, तब आपका ग्राफ कैसे आएगा, तब आपका ग्राफ इसके ऊपर ही आएगा, इसके ऊपर मतलब इसी लाइन के ऊपर आएगा, तो ये भी क्या है, आपका एक स्ट्रेट लाइन है। पर आपको देखना था कि कौन सा ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके हिसाब से आपके 3 स्ट्रेट लाइन आए, आपके A आया स्ट्रेट लाइन, B आया स्ट्रेट लाइन और आपका D आया स्ट्रेट लाइन, तो ABD आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड A B C and D आर गिवन बिलो, अब आपको क्या है, डेंसिटीज आपकी अलग अलग इसमें दी हुई है। अब आपसे पूछा गया है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी, अब आपको ना इसमें देखना होता है डिफरेंस किसमें ज़्यादा कम है, तो देखिए इसमें तो आप एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है तो जो A और
ए में फ्लोट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इसमें फ्लोट कर रहा है तो उसका मतलब ए में करेगा कि नहीं करेगा, तो ये बात सत्य है कि ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज देखी जाती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड है, अब कोई ऑब्जेक्ट 785 है, 785 इसकी डेंसिटी है, ठीक है, ए में फ्लोट कर रहा है, तो मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड भी। अब ये इसकी डेंसिटी इससे कम हो गई तो इसमें फ्लोट कर भी सकता है कि नहीं भी कर सकता है। तो मतलब ये एक तरह से बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये लिक्विड बी में फ्लोट कैसे कर सकता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो लिक्विड, अगर ए में कोई चीज़ फ्लोट कर रही है तो बी में ज़रूरी थोड़ा है कि वो फ्लोट करेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड बी, अब एक ऑब्जेक्ट जो लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है जो श्योरली फ्लोट करेगा लिक्विड ए में, तो इसके तो भाई डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें तो फ्लोट नहीं करेगा। फिर ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी, अब एक ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है एंड श्योरली फ्लोट इन लिक्विड बी, तो इसमें भी क्या है, डेंसिटी इसकी कम हो जा रही है, तो श्योरली वाला केस तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको सही ऑप्शन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, पर स्केलर एक एक्सेप्शन होता है कि स्केलर क्वांटिटी के होने के बावजूद इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ए इज फॉल एंड आर इज ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। अब किसमें खुद का डीएनए होता है तो देख लेते हैं। तो किसमें होता है, आपका प्लास्टिड्स में डीएनए होता है, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, सही बात है। न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, सही बात है। पर डी में मतलब वैक्यूल में, रिक्टिका में डीएनए नहीं होता है खुद का। तो लवक, सूत्रकणिका और नाभिक सब में होता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 72। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है कि सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि अगर मैं ऑस्ट्रिच एग की बात करूँ तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैनॉट बी सीन, मतलब इनको देखा नहीं जा सकता। तो ऑस्ट्रिच एग को आप देख सकते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। सबके पास सेल वॉल होती है, गलत बात है, क्योंकि एनिमल सेल्स जो होते हैं इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, तो ये बात सत्य हो जाएगी कि सबके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो ओनली डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द सेट इन दैट करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ अ वेस्ट। तब आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है इसमें। तो प्लास्टिक बॉटल, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 वो इसलिए क्योंकि ए जो है प्लास्टिक बॉटल को बहुत साल लग जाएंगे आपको क्या है उसको डिस्पोज ऑफ होने के लिए, तो सेवरल ईयर्स हो गया। स्कार्फ के लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 देखिए, स्कार्फ सिल्क का है तो 4 ईयर्स। कॉटन शर्ट, तो इसके हिसाब से मतलब कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि इसलिए बोलते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा। तो इस हिसाब से आप इस ऑप्शन को समझ सकते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या करना है, एक कुछ मास दे दिया और उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर दी गई, जिसमें एक समान वेग से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है। तो जैसे ही एक समान वेग की बात आ जाएगी आपको नेट फोर्स, नेट बल निकालना होगा। तो इसका सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0, जो कि आपको मैंने बार बार बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आयन X+3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट X। अब एक क्या है, एक एलिमेंट है X जिससे कि X+3 आयन निकाला गया है। अब आपसे से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि एटॉमिक नंबर जो बराबर होता है ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 13 है। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 13 होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अभी हम उसको देखते हैं। क्यों, क्योंकि X+3 है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ये आपके 13 - 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आए 10। ठीक है, 13 - 3 इसलिए क्यों करा, क्योंकि X+ है तो मतलब ये इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, इसलिए इसके पास क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है,
मास कितना दे रखा है 27, ये मेटल है हमारा एल्यूमिनियम की बात हो रही है, -13, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा 14। तो आपका कुल आ गया प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या आपने ज्ञात कर ली किसके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को याद करने की, कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो आपके सुंदर सुंदर पौधे होते हैं, ठीक है, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो आपके ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक पौधे हैं। तो आप खुद सोचिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में कौन से हो जाएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आपके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर कुकुम्बर एक गंदा सा पौधा है, पपाया एक गंदा सा देखने में, रोज़ तो ठीक है। तो आपका रोज़ मस्टर्ड मतलब सरसों का खेत वाला पौधा कितना सुंदर होता है, रोज़ का पेट्यूनिया का, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। तो जितने सुंदर पौधे हैं वो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे, जितने गंदे से हैं वो आपके यूनिसेक्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। तो आपका ये देख लेते हैं, क्लेई सॉइल इज बेटर एरिएटेड। तो ये बेटर एरिएटेड नहीं होती, दुमटी मिट्टी अपेक्षित चिकनी मिट्टी से अधिक सुवातित होती है। तो बात गलत है। क्या होता है, इसमें मिट्टी तो टाइटली पैक्ड हो जाती है क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या है, इसमें पोर्स क्या है कम हो जाते हैं, तो पानी ये बहुत देर तक रिटेन करती है। तो ये यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मिट्टी अधिक उर्वर होती है, बात सत्य है। फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी दुमटी मिट्टी में अपेक्षित चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बेहतर होती है, बात भी सत्य है। फिर आपका हो जाएगा द पार्टिकल साइज ऑफ क्लेई सॉइल इज मच स्मॉलर, तो ये बात भी सत्य है। तो आपकी 3 तरह की सॉइल होती है, दुमटी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और आपकी बालुई मिट्टी। तो जो दुमटी मिट्टी होती है, जो आपकी लोमी मिट्टी होती है, लोमी मिट्टी ये आपकी बेस्ट सॉइल मानी जाती है क्योंकि इसमें जो बिग पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स दोनों बराबर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको मैंने बायो वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उससे जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट ऑन रबिंग द सर्फेस ऑफ अ मैच बॉक्स। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, अभी केमिस्ट्री का जब मैं कराऊंगी तो वापस से इसको मैं उसमें बता दूंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस। ये आपका एज सच आपको ऐसे ऐसे याद करना है। ATS करके है, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड करके, और ग्लास पाउडर, रेड फॉस्फोरस, ये सब आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A and B secrete the hormone when they receive order from gland C। अब आपको क्या करना है, अब आप खुद सोचिए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, जो कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो ऑर्डर देती है। तो वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, और आपका वो आपका लास्ट वाले ऑप्शन में ही है। तो आपके हिसाब से तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन के आंसर पे निकल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2, कि ए एंड थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड्स जो एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जो कि आपको ग्लैंड सी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा एक क्या है आदेश दिया जाता है, तब ये हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और चैनल पे बने रहिएगा, अभी बहुत चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, द इमेज फॉर्म बाय पिन होल कैमरा इज रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर द सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फैक्ट। आपको बताना है निम्नलिखित में से प्रतिबिंब वास्तविक होता है सूची छिद्र कैमरे में। आपको इसमें से सही व्याख्या सी करनी है। तो सही बात है, जो पिन होल कैमरा है, ये मेरे पास पेड़ है, और यहाँ पे क्या है, एक पिन हो एक ये बॉक्स रख दिया जाता है, इसमें छिद्र कर दिया, लाइट यहाँ से एंटर करती है, और यहाँ पे क्या है, इमेज आपकी बन जाएगी। तो इमेज आपकी हमेशा उल्टी बनती है, छोटी बनती है, ठीक है। इमेज याद रखेंगे, उल्टी बनती है, छोटी बनती है, और स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन होती है। और ये किस प्रक्रिया से होती है, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसी वजह से ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 3 सेट ऑफ पेपर यहाँ पे खत्म होते हैं, और 3 सेट्स हमने एक साथ सॉल्व करे हैं। ऐसे पेडागोजी के भी हम एक साथ सारा मैराथन में करने वाले हैं। तो चैनल से बने रहिएगा, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।